नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। और नोज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स डिस्कस किए जा रहे थे। अब जो डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज राइनाइटिस। आप सभी जानते हैं आइटिस, राइनाइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा। जी हाँ, नोज की जो म्यूकोजा होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना किस नाम से जाना जाएगा? राइनाइटिस के नाम से जाना जाएगा। काम की चीज सुनिएगा, जो राइनाइटिस होता है बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे राइनाइटिस हो गया है? नेजल एग्जामिनेशन से पूछ रहा हूं, नोज एग्जामिन करके कैसे बता पाओगे कि मुझे राइनाइटिस है? सर बिल्कुल क्लियर है। नॉर्मली जो नेजल म्यूकोजा होती है, नॉर्मल नेजल म्यूकोजा पिंक कलर की होती है। जी हाँ, नॉर्मल नेजल म्यूकोजा पिंक होती है, मॉइस्ट होती है। एंड लास्ट बात करें तो नॉन एडिमेटस होती है, इसमें किसी प्रकार की सूजन नहीं होती, ये नॉन एडिमेटस होती है, नॉन स्वलन होती है। नॉर्मली हमारी नोज की म्यूकोजा, हमारे माउथ की म्यूकोजा पिंक कलर की होती है, मॉइस्ट होती है, थोड़ी पानी से लस होती है और नॉन एडिमेटस होती है, उसमें स्वेलिंग नहीं आती। लेकिन अगर इन ऑर्गन्स का क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन, अगर इन ऑर्गन्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो याद रखिएगा बेटा जी, इन्फ्लामेशन की वजह से राइनाइटिस जैसे हो गया है तो अब जो नेजल म्यूकोजा होगी वो पिंक कलर की, जैसे कैसे कलर की हो जाएगी? रेड हो जाएगी और स्वलन हो जाएगी। तो अगर किसी की नेजल म्यूकोजा रेड और स्वलन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो समझ के चलिएगा कि उसे क्या हो गया है? राइनाइटिस हो गया है। नेजल म्यूकोजा का रेड हो जाना और स्वलन हो जाना इंडिकेट करता है कि उसे क्या हो गया है? उसे राइनाइटिस हो गया है। अब देखिएगा डियर, राइनाइटिस से बेसिक क्वेश्चन इसके टाइप से निकल के आते हैं कि राइनाइटिस कितने टाइप्स की होती है। तो देखिएगा डियर, सबसे पहली एक राइनाइटिस पढ़ लेते हैं जिसे कहा जाता है राइनाइटिस सीका। दिस इज नोन एज राइनाइटिस सीका। क्या मायने होते हैं राइनाइटिस सीका के? देखिएगा, नोज के अंदर नॉर्मली कौन सी एपिथेलियम होती है? आप सभी जानते हैं कि नोज में जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है, नेजल एपिथेलियम, वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। नेजल म्यूकोजा नॉर्मली होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम होती है, ये नॉर्मली एपिथेलियम होती है। अगर इंसान लगातार कांटेक्ट में रहे, अगर एक इंसान लगातार कांटेक्ट में रहे, कैसे एनवायरमेंट के? तो देखिएगा, हॉट ड्राई एनवायरमेंट के, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर इसका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो टू हॉट ड्राई एनवायरमेंट, हॉट ड्राई एनवायरमेंट के अगर कांटेक्ट में रहे लगातार, तो बेटा जी इससे क्या होगा? इससे मेटाप्लेजिया होगा। मेटाप्लेजिया का मतलब एक टाइप के एपिथेलियम का दूसरी टाइप के एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? मेटाप्लेजिया कहलाता है। और ऐसा होने से जो खास चीज होगी दैट विल बी मेटाप्लेजिया। जी हाँ, अब ये जो हमारी सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, हमने कहा कौन सी एपिथेलियम है हमारे पास? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम। ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इसी घटना को राइनाइटिस सीका बोला जाता है। राइनाइटिस सीका के क्या मायने होते हैं? राइनाइटिस सीका का मतलब होता है एक टाइप की एपिथेलियम का दूसरी टाइप की एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाना। क्या कहलाता है बेटा जी? राइनाइटिस सीका कहलाता है, मेटाप्लेजिया कहला जाता है। और अगर मेटाप्लेजिया नोज में हो रहा है तो उसे राइनाइटिस सीका के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या निकल के आता है? सर आपने कहा कि ये कौन से एनवायरनमेंट में मिलेगी? ये हॉट ड्राई एनवायरनमेंट में मिलेगी। इट मींस ये किन लोगों में होने के चांसेस हैं? जी हाँ, आयरन स्मिथ, जो लोग लोहार होते हैं, लोहार लोग जो होते हैं, आयरन स्मिथ या गोल्ड स्मिथ, जो सुनार होते हैं, और या फिर बेकरी वर्कर्स, जो बेकरी में काम करते हैं, बेकर्स,
इन सब लोगों में जो भट्टी के पास रहते हैं यानी हलवाई लोग, ये हमेशा ड्राई, ह्यूमिड और हॉट एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में रहते हैं। तो नोज का जो एंटीरियर 1/3 पार्ट है उसकी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाती है और उस घटना को राइनाइटिस सिका बोला जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, पहला टाइप। टाइप नंबर टू इज एलर्जिक राइनाइटिस। टाइप नंबर 2 होता है एलर्जिक राइनाइटिस, यानी किसी एलर्जन से होने वाली, ड्यू टू एलर्जन। कोज क्या हो सकता है? कोई भी एलर्जन्स हो सकते हैं, लाइक पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो, किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे एलर्जिक राइनाइटिस के कोजेस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है बेटा जी वो पोलन ग्रेन होता है, परागकण, ठीक है। फ्लावर्स के जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं और उनकी वजह से होने वाली राइनाइटिस को एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में 2-3 खास पॉइंट मान के चलेगा। पहला, इससे रिलेटेड एक पॉइंट होता है डियर एलर्जिक सैल्यूट। एलर्जिक सैल्यूट, अभी आप देख पा रहे हैं मुझे खुद को हल्का सा राइनाइटिस है तो मैं नेजल सीक्रेशंस को, ये देखिए कोई भी नेजल सीक्रेशन आएंगे तो अपने फिंगर से, अपने हैंड से यूं करके हमेशा उनको अपवर्ड मूव कराता रहता है। वो नोज को मूव करता है अपनी तरफ, ऊपर की तरफ खिंचकाता है यूं करके। तो यहां नोज पे एक ट्रांसवर्स लाइन आ जाती है, गौर से देखिएगा। अगर किसी को राइनाइटिस है और कोई बार बार अपने फिंगर्स अपनी नोज पे लेके जाता है, नोज को अपवर्ड मूव कराता है, तो इससे वहां पे एक ट्रांसवर्स लाइन बन जाती है और उस ट्रांसवर्स लाइन को क्या कहा जाता है? एलर्जिक सैल्यूट कहा जाता है। ट्रांसवर्स लाइन ओवर नोज, ट्रांसवर्स लाइन ओवर नोज, नोज के ऊपर बनने वाली ट्रांसवर्स लाइन जो किसी एलर्जिक राइनाइटिस को इंडिकेट कर रही है, उस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? एलर्जिक सैल्यूट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है? अगला क्वेश्चन इसी एलर्जिक राइनाइटिस की बात कर रहे हैं कि अगर इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको ड्रग देनी पड़ी, अगर ड्रग्स देनी पड़ी तो बेस्ट ड्रग क्या होगी? तो जवाब मिलेगा एंटीहिस्टामिन। जी हाँ, एंटीहिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं, सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन, ये वाली दवाइयां, एंटीहिस्टामिन सबसे बेस्ट ड्रग है। या डीओसी है, डीओसी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। अगर एग्जामिनर कल को क्वेश्चन पूछता है कि एलर्जिक राइनाइटिस की डीओसी बताओ, तो एलर्जिक राइनाइटिस की डीओसी हमें पता है, दैट इज एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। 3 कैटेगरी आ चुकी है अब तक, 3 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में सीपीएम था, क्लोरफेनारामिन मेलेट। सेकंड जनरेशन में सिट्रिजीन है और थर्ड जनरेशन में लीवोसिट्रिजीन है। ये 3 जनरेशन एंटीहिस्टामिन के हैं। तो आप एंटी एलर्जिक राइनाइटिस के लिए ये काम कर सकते हैं। तीसरा, एक यही मैनेजमेंट भी बता दूं इस एलर्जिक राइनाइटिस का। एलर्जिक राइनाइटिस का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट अगर कोई आपसे पूछे तो मैनेजमेंट में सबसे अच्छा तरीका होगा अर्लीएस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जन। किस चीज से आपको एलर्जी है उससे जितना जल्दी हो फाइंड आउट करें। अर्लीएस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जन एंड उसके साथ साथ टाइमली, और उसके साथ उसको टाइम पे क्या कर देना डियर? अवॉइडेंस करना। एंड टाइमली अवॉइडेंस, और उसे अवॉइड कर देना। एंड टाइमली अवॉइडेंस, और उसे टाइम पे अवॉइड कर देना। ये सबसे बेस्ट मैनेजमेंट होता है एलर्जिक राइनाइटिस का। टाइम पे आइडेंटिफाई करना उसे कि क्या किस चीज से एलर्जी है और उसे टाइम पे अवॉइड कर देना, हटा देना। दिस इज द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। अब सेकंड होगी एलर्जिक राइनाइटिस। थर्ड एक राइनाइटिस और होती है बेटा जी, जिसे कहा जाता है राइनाइटिस मेडिमेंटोसा। राइनाइटिस मेडिमेंटोसा। देखिएगा डियर, अगर किसी को लंबे समय तक, अगर किसी इंसान को लंबे समय तक, हमने कहा राइनाइटिस होगी, राइनाइटिस होगा तो नेजल सीक्रेशंस बहुत ज्यादा आएंगे, यानी नेजल कंजेशन हो जाएगा। राइनोरिया की वजह से क्या हो जाएगा? नेजल कंजेशन हो जाएगा। इस नेजल कंजेशन को दूर करने के लिए नेजल डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं। अगर नेजल डीकंजेस्टेंट्स का ओवर यूज हो,
हद से ज्यादा यूज हो। तो याद रखिएगा नेजल डिकंजेस्टेंट काम कैसे करते हैं पहले तो वो देखिएगा। हमने कहा कि अगर किसी को नेजल कंजेशन है, नोज में हद से ज्यादा फ्लूइड आ रहा है, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा? उससे रोकने के लिए ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो वेसोकंस्ट्रिक्शन करती है, जो पिचका देती है ब्लड वेसल को। अगर ब्लड वेसल पिचक गई तो आगे वाली हिस्से में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, ग्लैंड को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, तो गॉबलेट ग्लैंड से म्यूकस रिलीज नहीं होगा, इस तरह म्यूकस रुक जाएगा। ये बेसिक काम होता है डिकंजेस्टेंट का। डिकंजेस्टेंट वेसोकंस्ट्रिक्शन होते हैं, ब्लड वेसल को पिचका देते हैं, आगे वाले हिस्से में ब्लड नहीं आता, तो ग्लैंड को ब्लड नहीं मिलेगा, ग्लैंड से सीक्रेशंस नहीं होंगे और कंजेशन रुक जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, ओवरडोज होगी, अगर इसकी जबरदस्त वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, इतना जबरदस्त कि पीछे वाले हिस्से में सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, वहां की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और वहां लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, वहां वापस कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जी हां, इसे कहते हैं रीबाउंड कंजेशन। अगर जबरदस्त वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो उसे रीबाउंड कंजेशन हो सकता है, लौट के कंजेशन आ सकता है। तो अगर नेजल डिकंजेस्टेंट का ओवर यूज किया जाए तो उससे रीबाउंड कंजेशन हो सकती है, रीबाउंड कंजेशन हो सकती है। और उस राइनाइटिस को किस नाम से जाना जाता है? उससे राइनाइटिस मेडिमेंटोसा बोला जाता है, उसी को राइनाइटिस मेडिमेंटोसा बोला जाता है, राइनाइटिस मेडिमेंटोसा। इस तरह आपके सामने निकल के आ गए कि आखिरकार 3 बेसिक टाइप की होती है। एक लास्ट टाइप और डिस्कस कर लेते हैं हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज फोर्थ वन, इन्फेक्टिव राइनाइटिस। इन्फेक्टिव राइनाइटिस, इन्फेक्टिव राइनाइटिस। और इन्फेक्टिव राइनाइटिस को ही एक्यूट राइनाइटिस कहा जाता है। दिस इज बेसिकली नोन एज एक्यूट राइनाइटिस। इन्फेक्टिव राइनाइटिस को ही एक्यूट राइनाइटिस कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कोजेज क्या होंगे सर? कोई भी कोज हो सकता है। कोजेज एक बैक्टीरिया हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। कोज एक वायरस हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। अगर कोज वायरस हुआ, देखिएगा कितना गेम छुपा हुआ है। इन्फेक्शन से होने वाली राइनाइटिस को इन्फेक्टिव या एक्यूट राइनाइटिस कहा जा सकता है, जिसका कारण बैक्टीरिया हो सकता है, जिसका कारण वायरस हो सकता है। अगर कोज वायरस हुआ तो उससे होने वाली वायरल राइनाइटिस को ही, उस वायरल राइनाइटिस को ही हम कॉमन कोल्ड या कोराइजा कहते हैं। कहते हैं ना, उससे तो हल्का सा सर्दी जुकाम लगा है, तो वो जो सर्दी जुकाम होती है कॉमन कोल्ड, जिसे टेक्निकली कोराइजा कहा जाता है, ये किसके दूसरे नाम हुए? ये वायरल राइनाइटिस के दूसरे नाम होते हैं। और वायरल राइनाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? जी हाँ, तो याद रखिएगा डियर, वायरल राइनाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज होगा, इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है राइनो वायरस। मोस्ट कॉमन कोज होगा राइनो वायरस। अगर ये ऑप्शन में ना मिले फर्स्ट चॉइस, तो सेकंड चॉइस होगा एडिनो वायरस। ये दो बेसिकली वायरस हैं जो सबसे ज्यादा राइनाइटिस करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइनाइटिस, जी हाँ, कौन सी राइनाइटिस? वायरल राइनाइटिस होती है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है बेटा जी, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइनाइटिस। राइनाइटिस का सबसे बड़ा टाइप वायरल होता है और उसका मोस्ट कॉमन कोज राइनो वायरस या एडिनो वायरस होता है। ये वर्ड याद रखिएगा। इसीलिए डॉक्टर आपको राइनाइट, कॉमन सर्दी जुकाम में हमारे मम्मी, हमारे पापा, दादा दादी, नाना नानी हमें कोई दवाई लेने से मना करते हैं। हमें कहते हैं मत लो एंटीबायोटिक, ये तुलसी ले लो, ये अदरक ले लो, XYZ चीजें ले लो, घरेलू चीजें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज बैक्टीरियल नहीं है, ये वायरल है, और वायरल में एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मिस यूज आज की तारीख में एंटीबायोटिक्स का कहीं हो रहा है तो वो इन कॉमन कोल्ड के लिए, इन वायरल राइनाइटिस के लिए हो रहा है। मैक्सिमम राइनाइटिस 90% राइनाइटिस वायरल होती है, लेकिन हम फिर भी एक लिवोसिट्रिजिन मोन्टेलुकास और एक एजिथ्रोमाइसिन जबरदस्ती चेप रहे हैं, जबकि उसका कोई यूज नहीं है। याद रखिएगा 3 to 4 डेज में ये सेल्फ हील हो जाती है, सेल्फ हीलिंग हो जाती है। इज इट क्लियर? चलेगा, ये बातें जिसके कोजेज की आ गई। अब अगर हमसे कोई क्लिनिकल फीचर पूछे तो राइनाइटिस मतलब रेड नेजल म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा रेड स्वलन हो जाएगी, नेजल म्यूकोजा इरिटेट होगी, तो बहुत ज्यादा नेजल फ्लूइड आएगा, यानी राइनोरिया होगा।
excessive nasal secretion is known as rhinorrhea, प्लस फ्लूइड नोज में भर जाएगा तो नेजल कंजेशन होगा, नेजल कंजेशन होगा। वाटरी आईज, वाटरी एंड इचिंग आईज, आंखों में भी, क्योंकि इसके नेजोलेक्राइमल डक्ट कनेक्टेड रहती है, इसलिए याद रखिएगा डियर, वाटरी इची आईज, आईज तक स्प्रेड हो जाता है, वाटरी इची आईज हो जाती है, और नेजल कंजेशन या नेजल इचिंग स्टार्ट होती है। नेजल इचिंग भी होती है, पेशेंट को बार बार अपने नोज को छेड़ना पड़ता है, यूं करके छेड़ना पड़ता है, नेजल इचिंग होती है उसे। क्लियर है? तो याद रखिएगा बेटा जी, ये बेसिक क्लिनिकल फीचर हैं किसके, राइनाइटिस के। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट। तो पहली चीज तो याद रखिएगा बेटा जी, वायरल राइनाइटिस सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है इन 3 to 5 डेज। 3 से 5 दिन में वायरल राइनाइटिस सेल्फ हील हो जाती है, खुद हील हो जाती है। बस आपको क्या करना है, आपको बेड रेस्ट करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, आपको फ्लूइड एडिक्वेट लेना है, एडिक्वेट फ्लूइड लेना है पर्याप्त मात्रा में, फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए, एडिक्वेट मात्रा में फ्लूइड लेना है, रेस्ट लेना है, ये जरूरी है, याद रखिएगा। एडिक्वेट मात्रा में फ्लूइड लेना, रेस्ट लेना, ये मस्ट है। अगर आपको आराम करना है तो एडिक्वेट मात्रा में फ्लूइड और रेस्ट लेना है। और क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, कोई ड्रग्स, बिल्कुल सही कहा। अगर एलर्जिक मामला हुआ, अगर एलर्जिक मामला हुआ तो आप एंटीहिस्टामिन देंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए एंटीहिस्टामिन देंगे। और पॉइंट नंबर 2, नेजल कंजेशन को रोकने के लिए डीकंजेस्टेंट देंगे, नेजल कंजेशन को रोकने के लिए डीकंजेस्टेंट देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एफेडेरिन, सूडो एफेडेरिन, एफेडेरिन, सूडो एफिडेरिन। बस एक चीज का याद रखिएगा कि इनका ओवर यूज ना हो, ओवरडोज ना हो, नहीं तो रीबाउंड टेंडरनेस हो जाती है। तो कैसे रोक सकते हैं, यूज नॉट मोर देन 3 to 4 times per day for not more than 3 to 4 days। दिन में 3 से 4 बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, आपको कम से कम दिन में 3 बार, ज्यादा से ज्यादा दिन में 3 बार स्प्रे करना है इनका नोज में, और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो रीबाउंड टेंडरनेस हो सकती है, रीबाउंड कंजेशन हो सकता है। इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यूज ये अदरवाइज, नहीं तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज रीबाउंड कंजेशन। अदरवाइज रीबाउंड कंजेशन हो सकता है। अब कुछ खास चीजें याद रखिएगा डियर, कि इसका जो सीक्रेशंस होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में नॉर्मली इसका सीक्रेशंस जो होता है, नॉर्मली नेजल सीक्रेशंस क्लियर वाटरी, बिल्कुल क्लियर होते हैं और वाटरी होते हैं। लेकिन इफ येलोइश, या मैं बोलूं तो म्यूकोपुरुलेंट, बदबूदार आ गए हैं, पस जैसे हो गए हैं, इट मींस कौन सा इंफेक्शन पनप चुका है, बैक्टीरियल इंफेक्शन पनप चुका है, इंडिकेट बैक्टीरियल इंफेक्शन। नॉर्मली वाटरिश होते हैं, लेकिन अगर पीले पीले बदबूदार अगर नेजल सीक्रेशंस है, इट मींस बैक्टीरियल राइनाइटिस है, और तब आपको क्या काम में देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स विल बी गिवन। उस केस में एंटीबायोटिक्स दी देनी पड़ेगी।
अदरवाइज ही याद रखेगा केवल एंटीहिस्टामिन, और अगर एलर्जी है तो अदरवाइज तो केवल डीकंजेस्टेंट काम में लेने हैं और कोई दवाई काम में नहीं लेनी है। लेकिन अगर नेजल डिस्चार्ज येलोइश हो जाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि भाई उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप गया, अब एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। एक चीज और याद रखिएगा, नॉर्मली लो ग्रेड फीवर होता है, नॉर्मली लो ग्रेड फीवर, लेकिन हाई ग्रेड अगर फीवर ही हो जाता है अगर, तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें क्या पैदा हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशन। हाई ग्रेड फीवर इंडिकेट्स कॉम्प्लिकेशन, हाई ग्रेड फीवर कॉम्प्लिकेशंस को इंडिकेट करता है, हाई ग्रेड फीवर इंडिकेट्स कॉम्प्लिकेशन। इस तरह बेटा जी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट कंप्लीट हो गया हमारा राइनाइटिस का। 4 टाइप की राइनाइटिस थी और उनका कॉमन मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।